नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य है शेयर मार्केट को सहज और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाना, ताकि सभी वर्ग के भाई बहन शेयर मार्केट की बेसिक मूलभूत नीति को बारीकियों के साथ समझकर अपने सपनों को साकार कर सकें। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपनी शिक्षा को प्राइमरी से आगे नहीं ले जा सकते। आप समझ सकते हो कितने सारी जिम्मेदारियां होंगी, बट अभी उनके मन में एक सवाल आता है। पिछले सेशन में इस तरह के कई सारे सवाल आए कि सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वीं पास हूँ। हालांकि वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ही करता है। जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिसे मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बोलते सर मैं तो 5वीं पास हूँ, क्या मैं शेयर मार्केट में कुछ कर पाऊंगा? तो मेरी जवाब है हाँ। देखिए, शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर सीखने की वो ललक, वो जुनूनियत होनी चाहिए, है ना। अगर हम बैक स्टोरी में देखें तो शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे धुरंधर पैदा हुए जिनके एजुकेशन उतने हाई नहीं थे, यानी कि वो उतने हाई क्वालिफाइड नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने हुनर के दम पे, अपने प्रैक्टिस के दम पे अपने अच्छे खासे नाम, ऐसे कई सारे धुरंधर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, बशर्ते आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कहते हैं ना कि ये जिस घर की नींव स्ट्रांग हो तो वो घर अच्छा बनता है। तो नींव यानी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिक किस तरह से चलता है, ताकि आगे चल के आप जो है ना वो डामाडोल ना हो, गिरे ना। तो इसीलिए बेसिक का स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा सही। जब भी शेयर और ट्रेडिंग की बात आती है, हमारे मन में एक सवाल पक्का आता है कि भैया इसमें जोखिम कितना है। यदि हम शेयर ले रहे हैं तो इसके उत्तरदायित्व कौन कौन ले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर शेयर खरीदते हो तो आप भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ते हैं, भारत की प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। अब किसी भी देश के हो, अगर सपोज कीजिए आप भारत में नहीं है, किसी और देश में हैं, तो आप उस देश में रह के उस देश का शेयर या एक्सचेंज के साथ जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो आप उस देश के इकोनॉमिक, मेन इकोनॉमिक जो फोर्सेस हैं उनके साथ मिलके काम करें। तो एक अच्छी चीज़ है और हर व्यक्ति को इसका एक पार्ट बनना चाहिए, है ना। तो आज हम यही जानेंगे कि यदि हम एक्सचेंज से या किसी ब्रोकर से एक शेयर परचेज करते हैं तो उसके उत्तरदायित्व कौन कौन है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को क्लियर करते हुए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब आगे हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप में एक आपको डायग्राम दिख रहा है ना। तो इस डायग्राम में सबसे पहले देखिए कि भैया ये हम एक्सचेंज है। मेरे राइट साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड में 3 कॉलम बने हुए जहाँ पे एरो ये दिख रहे हैं, ये प्लस का निशान, और इसके एकदम विपरीत में जहाँ पे ये प्लस का निशान दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्थित हम कोई भी शेयर एक्सचेंज इशू करता है तभी हम ब्रोकर के जरिए खरीदते हैं, है ना। तो इसके उत्तरदायित्व कौन कौन है। तो हम पहले इस साइड से आएंगे, मेरे लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। यहाँ देखिए खाने में लिखा हुआ है लोकसभा समिति, राज्यसभा समिति, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, और संसद समिति, इनकी निगरानी में फाइनेंस मिनिस्टर चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय ना। तो आज के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो केरल की श्रीमती सीताराम जी हैं, है ना। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे काम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलते हैं। तो सबकी अगर चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से हम 2 के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे मेन स्ट्रीम में बहुत वैल्यूबल योगदान देते हैं। ऐसे सभी वैल्यूबल योगदान देते हैं, बट इनमें हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। देखिए इसमें जो सबसे पहला है आरबीआई है। आरबीआई देख पा रहे हैं ऊपर आप, ठीक है ना। प्लस के निशान को आप देखिएगा। आरबीआई के अंतर्गत जो काम होते हैं, आरबीआई के अंतर्गत 2 काम मुख्य रूप से होते हैं। आरबीआई इस 2 कामों को
देखती है। मतलब आरबीआई के अधीन ये दो काम होते हैं, इसके अंतर्गत दो काम होते हैं। पहला काम होता है मुद्रा नीति, ठीक है। मुद्रा नीति यानी जो हमारे पैसे का छापना अपना होता है, करेंसी रिलेटेड जो भी काम होता है वो आरबीआई के निगरानी में होता है। दूसरा होता है बैंकिंग प्रणाली। हमारे भारत में जितने भी बैंक हैं सारे आरबीआई से कनेक्ट है, आरबीआई से स्वीकृति लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आरबीआई के काम, समझ पा रहे। दूसरा संस्था होता है सेबी। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर दो मुख्य काम होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, से इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया सिक्योरिटीज भी कहते हैं। और दूसरा होता है भैया फाइनेंशियल मार्केट, जो सेबी के अंतर्गत ही चलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत जो चीज़ होते हैं तो वो होता है एक शेयर मार्केट, दूसरा बॉन्ड मार्केट, तीसरा करेंसी मार्केट, चौथा कमोडिटी मार्केट और पांचवा है डेरिवेटिव मार्केट। ये सारे मार्केट को मिलाकर होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। देखिए ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा समिति, राज्यसभा समिति, सांसद समिति, इस सब की निगरानी में फाइनेंस मिनिस्टर चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आरबीआई और सेबी है। सेबी के अंतर्गत ही चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत जो चीज़ होते हैं तो वो होता है एक शेयर मार्केट, दूसरा बॉन्ड मार्केट, तीसरा करेंसी मार्केट, चौथा कमोडिटी मार्केट और पांचवा है डेरिवेटिव मार्केट। ये सारे मार्केट को मिलाकर होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। देखिए ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा समिति, राज्यसभा समिति, सांसद समिति, इस सब की निगरानी में फाइनेंस मिनिस्टर चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आरबीआई और सेबी है। सेबी के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत शेयर मार्केट है ना। आरबीआई के चैप्टर अलग रह गए, हम जा रहे हैं शेयर मार्केट की तरफ। अब शेयर मार्केट, मुख्यतः शेयर मार्केट को दो भागों में बांटा गया। एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट, यहाँ कंपनी पहली बार अपने शेयर को बेचता है, जिसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्लियर। प्राइमरी मार्केट में यहां कंपनी पहली बार अपने शेयर को लाता है और बेचता है, और बेचने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, यहां ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग यानी शेयर बेची और खरीदी जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट, अब सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। अब देखिए शेयर मार्केट किसके अंतर्गत है? सेबी के अंतर्गत है। सेबी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर मार्केट में हम चाह रहे हैं। फिर शेयर मार्केट के एक चरण में जो सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, वहाँ पे शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। अब भाई शेयर बेचने और खरीदने के लिए सेबी खुद तो डोर टू डोर नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए सेबी ने एक्सचेंज को क्रिएट किया। सेबी के अंतर्गत ही एक्सचेंज बने। भारत में मुख्यतः 3 एक्सचेंज है। पहला एक्सचेंज बना 1875 में, जिसे हम बीएसई कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा बना सीएसई 1908 में, जिसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और तीसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में बना। तो यदि आप एक शेयर खरीदते हैं तो शेयर की उत्तरदायित्व कौन कौन लेता है? अपने एक्सचेंज से शेयर खरीदा, जिसके उत्तरदायित्व फाइनेंशियल मार्केट पे है। फाइनेंशियल मार्केट सेबी की निगरानी में चलता है। सेबी फाइनेंस मिनिस्टर की निगरानी में चलते हैं या वित्त मंत्रालय की निगरानी में चलते हैं। और वित्त मंत्रालय किसकी निगरानी में चलते हैं? लोकसभा समिति, राज्यसभा समिति, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद समिति के अंतर्गत चलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। यदि आप एक शेयर, केवल एक शेयर ही परचेज करते हैं तो आप भारत के, अपने देश के मेन स्ट्रीम
जो फिनेंशियल मेन स्ट्रीम है उनके साथ जुड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चल के हम एक्सचेंज के बाद की पर्याय को डिटेल्स में देखेंगे कि भाई एक्सचेंज के बाद क्या क्या होता है, ब्रोकर का क्या रोल है, मेन प्लेयर कौन कौन है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए। यदि कोई क्वेश्चन रह गई हो या छूट गई हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन सभी क्वेश्चनों का हल दे पाऊँ। इसी के साथ सभी को जय भारत और जय हिंद बोलकर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।